जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मुगल काल के पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोग बाबर के बारे में पढ़े थे। प्लस उसी के साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी बाबर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग सभी को हम लोग साथ में ही देख देख रहे थे। वैसे ही हम लोग अभी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न बनाया जा रहा है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर का जो जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं और हुमायूं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हुमायूं के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे पहले जो बाबर था, बाबर से ही मुगल काल का शुरुआत होता है और बाबर के बाद से हुमायूं अगला शासक बनता है मुगल काल के अंतर्गत। ठीक है। बाबर जो है, बाबर जो हुमायूं है, हुमायूं का पिता था। ठीक है। तो बाबर के जस्ट मृत्यु से पहले ही, है ना, यानी कि बाबर जो है अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को मुगल काल का, यानी कि अपना जो शासन है, शासन काल का शासक उसको बना देता है, यानी कि राजगद्दी उसको दे देता है अपना। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हुमायूं का हम लोग हुमायूं के नाम से ज्यादा जानते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में अभी हम लोग देखें प्रश्न, हम लोग आगे देखेंगे कि फुल नाम भी पूछा गया। ठीक है, पूरा नाम। जैसे हम लोग केवल हुमायूं जानते हैं, ऐसे बहुत सारे मुगल काल में या हम लोग जितने भी पिछला जो पूरा हिस्ट्री में पढ़े हैं उसमें कई लोगों का नाम क्या छोटा रहता है ना, शॉर्ट फॉर्म नाम रहता है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है इस तरीके से कि हुमायूं का अ, और अलग और नाम क्या था उसका, या पूरा नाम क्या था। इस तरीके से भी प्रश्न बना है, तो आप याद रखेंगे कि हुमायूं का पूरा नाम है यहाँ पे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है। इस तरीके से कोई अगर उपाधि किसी चीज का रखता है तो ये तो पहले पूछा ही जाता था, अब नाम भी पूछने लगा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो देखिए, हुमायूं का यहाँ पे पूरा नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है। इसका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? काबुल में हुआ, 6 मार्च 1508 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि काबुल में हुआ था। ठीक है, प्लस 1508 ईस्वी में। और इसके पिता कौन है? बाबर। ठीक है। माता माहम बेगम। ठीक है, यानी कि बाबर की ये पत्नी हो गई, वाइफ हो गई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लगभग ये 12 वर्ष का ही रहता है। ठीक है। हुमायूं जो है ये 12 वर्ष का रहता है, उसी समय उसको बाद अ, बदखसा, ठीक है, बदखसा करके थोड़ा सा उच्चारण देखेंगे इसमें, याद रखेंगे लेकिन। ठीक है इसको, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न बना है पहले कि जो हुमायूं है, हुमायूं राज्याभिषेक से पहले किस स्थान का या फिर कहाँ का सूबेदार था। ठीक है। तो बदखसा। ठीक है। थोड़ा सा उटपटांग नाम है ना, तो याद रखेंगे, इसको याद रखना है ना, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा 2-3 बार तो आप याद रख लेंगे। तो ये बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कब? अपना राज्याभिषेक से पहले, यानी कि अपना शासन संभालने से पहले ये क्या था? सूबेदार था। कहाँ का? बदखसा का। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में। तो ये इतना हम लोग ये जो स्लाइड है इससे हम लोग को इतना याद रखना है इसमें। आगे देखते हैं इसी में। जब बाबर की मृत्यु होती है उसके बाद से, ठीक है, ये 1530 ईस्वी में, कहाँ पे? आगरा में। ठीक है। आगरा में ही हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, यानी कि उस समय फिर 1530 ईस्वी में हुमायूं को पूरा शासन मिल जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया है। ये है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। बदखसा बदखसा बदखसा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे बार बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे एग्जाम में है तो हो सकता है अगला कोई एग्जाम अगर
आ रहा है तो उसमें, है ना, प्रश्न कई बार इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर फिर यही प्रश्न पूछ लेते हैं। तो वो बदखसा का सूबेदार था कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, पूरा नाम याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ से हुमायूं का अब हम लोग स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से अब मेन, बाकी तो परिचय था उसका, अब यहाँ से इसका स्टोरी शुरू होगा। जब बाबर, एक तरीके से उसका जब समय आ जाता है कि हाँ उसका मृत्यु होने लगा है, होने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले हुमायूं को बुलाता है, और हुमायूं को बुलाने के बाद से वो क्या है, हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इनका मतलब ये लोग खुद में 4 भाई रहते हैं, प्लस एक बहन रहती है लोग का, ठीक है। तो जो बाबर है वो हुमायूं को बुलाता है, ये सबसे बड़ा भाई है, तो बुलाता है और कहता है कि जितना भी मेरा साम्राज्य है, ठीक है, साम्राज्य यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जितना भी साम्राज्य है सभी भाइयों में बराबर हिस्से में बांट देना, ठीक है। उसको खुद दिल्ली में रहने के लिए कहता है क्योंकि दिल्ली से वो शासन करे, बाकी सभी क्षेत्रों को बराबर बराबर सभी भाइयों में बांटने के लिए कहता है। तो बाबर की मृत्यु के बाद से फिर हुमायूं शासक बना। अब जो है हुमायूं शासक बनने के बाद से क्या करता है, सभी को अपना अपना क्षेत्र यहाँ पे बांट देता है। यहाँ से भी प्रश्न बन गया है, तो हो सकता है अभी पता नहीं, शायद प्रश्न बनने का उम्मीद नहीं था लेकिन बन गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर्स भी जब एग्जाम के लिए कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो वो लोग पहले प्रीवियस ईयर को देखते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। देखिए हुमायूं के ये हुमायूं खुद हो गया, और ये 3 भाई, देखिए मकरान उसका भाई है, ठीक है। मकरान जो है इसको काबुल और कंधार का जो क्षेत्र है, कांधार का जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए मैप में भी आपको ये काबुल दिख रहा होगा, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर का ये पूरा क्षेत्र मकरान, सॉरी सॉरी कामरान, ठीक है, कामरान को ये दे देता है। उसके बाद से अस्करी, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे देता है, और हिंदाल, हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र दे देता है। और ये जो गुलबदन बेगम है, ये इसकी बहन है, इसका भी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। ये हुमायूं नामा के नाम से हम लोग जो जानते हैं, बहुत ज्यादा चर्चित है, और उससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो हम लोग देखेंगे, है ना, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ भी इसको पॉइंट आउट कर दिया हूँ कि एक बहन भी होती है, ठीक है, गुलबदन बेगम। साथ ही साथ उसका एक चचेरा भाई भी होता है, सुलेमान मिर्जा, ठीक है। तो हुमायूं अपना एक तरीके से सबसे बड़ा है ना, और काफी समझदार भी है, इसलिए क्या करता है कि इसको बदखसा का पूरा क्षेत्र दे देता है। बदखसा ये जब सूबेदार रहता है ना, खुद हुमायूं सूबेदार रहता है, लेकिन अब तो वो क्या है, दिल्ली का पूरा क्षेत्र संभाल रहा है ना, दिल्ली आगरा का पूरा क्षेत्र संभाल रहा है। तो इसलिए बदखसा का जो क्षेत्र है वो सुलेमान मिर्जा को दे देता है, अपने चचेरे भाई को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इसका साम्राज्य सभी के भाइयों में, मतलब सभी अपने ही उसके पूरे भाई में, परिवार में बढ़ गया, ठीक है। अब आगे यहाँ से देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है, देख रहे हैं, हुमायूं के भाई के बारे में अब यहाँ पे पूछ लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उस्मान, अस्करी, ठीक है, कामरान, हिंदाल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं, बस फोकस ये रखना है कि प्रश्न कैसे बन रहा है। देखिए हुमायूं जब यहाँ पे शासन में आया, ठीक है, तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आना शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि बाबर जो था वो काफी अच्छे से सबको मेंटेन किया। जितने भी अफगान शासक हैं उनसे भी युद्ध करता है, लेकिन फिर भी अफगान का हम लोग देखे थे इसका स्टोरी में कि पूरे तरीके से उनका सफाया नहीं करता है, ठीक है। तो इसके पास जो है, हुमायूं के पास 3 समस्याएं आती हैं, जिसका उसका पूरा लाइफ इसी में चलेगा, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट युद्ध यहाँ भी है, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अफगान समस्या आता है इसका सबसे पहला, मुख्य समस्याओं में 3 समस्याएं हैं, उसको देखेंगे। पहला समस्या आता है अफगान समस्या, जिसमें महमूद लोदी और शेर खां, ठीक है। इसके बाद से जस्ट हम लोग शेर खां के बारे में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि महमूद लोदी और शेर खान ये जो दोनों हैं ये अफगान शासक हैं, ठीक है। और इनसे बार बार क्या होता है, हुमायूं का युद्ध होता है। जो ये महमूद लोदी है ये अपने आप में ये सोचता है कि मैं दिल्ली का शासक हूँ और उसी के पीछे युद्ध करता है कि उसको पाने के लिए। तो ये एक समस्या है। दूसरा यहाँ पे समस्या है कि कमजोर सैन्य व्यवस्था रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक तरीके से ये अपना जो पूरा साम्राज्य है सभी को अलग अलग बांट दिया, ठीक है। सभी भाई भाई करके सभी को बांट दिया, लेकिन बाकी भाई लोग क्या करते हैं कि इसका पूरा साथ नहीं देते हैं, धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। एक तरीके से उनका साथ नहीं देते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि उसका जो साम्राज्य है बहुत ज्यादा फैला नहीं है, तो उसको अब वहां से किसी भी तरीके से टैक्स वगैरह कर वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं सैन्य व्यवस्था भी इसकी कमज़ोर होने लगती है। उसके बाद से फिर हुमायूँ के जो भाई हैं, ये लोग भी तो है ही हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 समस्याएँ इसके पास आती हैं और उसी के साथ-साथ इसका युद्ध भी चलता है, ठीक है? तो अब इसके साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कालिंजर का युद्ध होता है, ठीक है? कालिंजर पे ये पहला आक्रमण करता है हुमायूँ, ठीक है? कब करता है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट युद्ध है, इम्पोर्टेंट आक्रमण है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1531 ईस्वी में हुमायूँ के द्वारा कालिंजर पर, है ना? इससे पहले भी बाबर के साथ बहुत सारा युद्ध लड़ा है, लेकिन जब ये खुद ही शासक बन जाता है उसके बाद से ये इसका पहला सैन्य अभियान रहता है। तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने कि हुमायूं का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो कालिंजर का आक्रमण, ठीक है। तो ये जो कालिंजर पे आक्रमण करता है, यहाँ का शासक कौन है? तो यहाँ का शासक है प्रताप रुद्र देव, ठीक है। इसके साथ ये युद्ध करता है और युद्ध क्या करता है, युद्ध तो उस तरीके से नहीं करता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप ये मैप, सॉरी, ये जो चित्र है, ये कालिंजर का पूरा किला है, ठीक है। पुराने समय का इतना, मतलब अभी भी आप वहां जाएंगे देखने के लिए तो आपको किला दिखेगा कि किस तरीके से अभेद्य किला बनाया जाता था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हुमायूं है वो कालिंजर पे का पूरा किला को चारों तरफ से घेर लेता है। 1 महीने तक इसको घेर के रखता है, लेकिन फिर भी उसको हरा नहीं पाता है। तो उसके साथ क्या होता है कि आगे चल करके फिर रुद्रदेव के साथ वो संधि कर लेता है, यानी कि दोनों में से कोई भी उस तरीके से पराजित नहीं हुए, बल्कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रताप रुद्र जो है, रुद्रदेव जो है, वो क्या होता है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और उसके लिए भी अच्छा होता है कि वो संधि कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कालिंजर का आक्रमण जो है, कालिंजर का सैन्य अभियान है, ये हुमायूं द्वारा किया गया ये पहला सैन्य अभियान था, जिसमें कि वो क्या करता है, प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लेता है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, देखिए हर तरफ से सोचिएगा ना, कालिंजर कालिंजर का जो आक्रमण है वो किसके, हुमायूं के द्वारा किसके विरुद्ध किया गया? तो आपको याद रखना है प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। देखते हैं आगे। अब इसी के समय में, है ना, इसी समय में हुमायूं को ये पता चलता है कि जो हम लोग, हमारा जो साम्राज्य है उसी के साथ अफगान का सरदार जो है महमूद लोदी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बिहार से धीरे धीरे करके दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जौनपुर है, ये यहाँ पे बिहार है, ठीक है। तो ये बिहार से धीरे धीरे ऐसे यूपी करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये अभी कहाँ है? ये अभी कालिंजर में है। कालिंजर में क्या कर रहे हैं, वहां पे अपना सैन्य अभियान लगा के रखे हैं, वहीं पे इसको पता चलता है। तो फिर क्या करता है वो, तुरंत वहां से अपना सेना लेकर के महमूद लोदी के पास पहुंचता है, यानी कि उससे युद्ध करने जाता है जौनपुर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला जो युद्ध होगा, अगला आक्रमण होगा, वो होगा दोहरिया का युद्ध, ठीक है। दोहरिया का युद्ध जो है वो कब हुआ? 1532 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखेंगे दोहरिया का युद्ध जो हुआ वो 1532 ईस्वी में हुआ। किसके किसके साथ हुआ? हुमायूं और महमूद लोदी के साथ हुआ, ठीक है। जिसमें कि
महमूद लोदी जो है यहाँ पे पराजित हो जाता है। तो इस तरीके से दोहरिया का युद्ध या दोहराहा का युद्ध, इस तरीके से भी थोड़ा सा नाम में या लिखावट में अंतर होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। दोहरिया का युद्ध है ये 1532 ईस्वी में किसके बीच में हुआ, इंपॉर्टेंट है, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ। जस्ट उसके बाद ही अगला युद्ध होता है चुनार का प्रथम घेरा, ठीक है। यहाँ पे 1532 ईस्वी में होता है, और ये यहाँ पे जो है, यहाँ चुनार जो है, चुनार का जो क्षेत्र है या चुनार का जो किला है, वहां पे शेर खां का यहाँ पे शासन रहता है। शेर खां जो है हुमायूं के शासन काल में एक तरीके से उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी रहता है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में अगली बार पढ़ेंगे, जस्ट अगला वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है, साथ साथ इसके युद्ध भी करता है, तो इसलिए ये भी इसको पढ़ना यहाँ पे जरूरी है। तो चुनार का प्रथम घेरा जो है 1532 ईस्वी में ही होता है। देखिए यहाँ पे चुनार का ये जो किला दिख रहा है, देख रहे हैं, ये चारों तरफ से ये किला है। तो यहाँ पे हुमायूं जो है वो शेर खां के साथ उसका जो पूरा उसका जो किला है उसको पूरा चारों तरफ से फिर यहाँ पे घेर लेता है, और 4 महीने तक, ठीक है, 4 महीने तक वहां पे घेरा लगा करके रखता है। घेरा लगाने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा और बहुत मजबूती के साथ अपना किला बना करके रखते थे पहले के शासक, ठीक है। तो उसको अगर जो हुमायूं के चाहे किसी का भी युद्ध के समय अगर किसी के शासक जो है उनके सेना अगर उसी को तोड़ने में ही लग गए, किला को ही तोड़ने में लग गए, तो फिर वो लोग आक्रमण नहीं कर पाएंगे सही से। तो जब लगता था कि बहुत ही ज्यादा मजबूत किला है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे या भेद नहीं पाएंगे, तो उस समय क्या करते थे, ये लोग चारों तरफ से किला को घेर लेते थे। उससे ये होता था कि अब किले के अंतर्गत, किले के अंदर ही जो शासक के जो लोग हैं, पूरा सेना है, सभी वहीं पे रहेंगे। मतलब कितने दिनों तक रहेंगे, उनका खाना पीना हर चीज का व्यवस्था पूरा, मतलब बाहरी जो व्यवस्था है उनका सारा चीज आना जाना सब बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, एक दिन धीरे धीरे ये लोग खुद हार मान जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये लोग युद्ध करते थे। तो ये है चुनार का प्रथम घेरा, ठीक है, 1532 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे। इसी तरीके से ये भी होता है यहाँ पे, इसको 4 महीने तक पूरा घेर करके रखता है, लेकिन लास्ट लास्ट स्थिति यही होता है कि शेर खां फिर हुमायूं के साथ यहाँ पे संधि कर लेता है। फिर ये लोग भी यहाँ पे संधि कर लिए। आगे देखते हैं। देखिए युद्ध बहुत सारा हुआ है, ठीक है, इसको मैं लास्ट में फिर से एक बार समराइज करके आपको सारा चीज को अच्छे से बताऊंगा। अभी बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, ठीक है। तो ये चुनार का प्रथम घेरा हो गया, जिसमें क्या हुआ कि हुमायूं और शेर खां के बीच में एक तरीके से संधि हो गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मालवा और गुजरात का अभियान, ठीक है। तो यहाँ पे मालवा और गुजरात की ओर भी ये जो हुमायूं जो है वो आगे बढ़ता है, और 1534 से 35 ईस्वी में यहाँ पे मालवा का जो शासक है वो बहादुर शाह, ठीक है। तो मालवा और गुजरात को जीतने के लिए अभियान आक्रमण शुरू करता है हुमायूं, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि जो ये बहादुर शाह है, ये क्या करता है, आक्रमण से डर करके पहले ही भाग जाता है, छुप जाता है कहीं पे जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हुमायूं को जो है युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और इस तरीके से वो पूरा जो मालवा और गुजरात का जो पूरा क्षेत्र है वो जीत लेता है। जीतने के बाद से उसका भाई अस्करी इसको यहाँ का पूरा शासन व्यवस्था या सूबेदार बना देता है, उसको शासन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी दे देता है। लेकिन जो ये अस्करी है, ये क्या है, सही तरीके से इसको संभाल नहीं पाता है, सही तरीके से इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बहादुर शाह तो मरा नहीं है, वो केवल भाग गया है, कहीं छुप गया है। तो वो क्या करता है, वो देखता है कि यहाँ पे कानूनी व्यवस्था जो अस्करी है, जो सूबेदार है, वो कानूनी व्यवस्था को अच्छे से मेंटेन नहीं करके रख रहा है। तो वो फिर क्या करता है, अपनी प्रजा के साथ फिर से वापस आता है और अस्करी पे आक्रमण करता है, और फिर से अपना जो गुजरात का जो क्षेत्र है पूरा, उसको फिर से अपने अधिकार में ले लेता है, यानी कि फिर से ये जीत जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मालवा और गुजरात का अभियान देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हुमायूं के द्वारा किया गया 1534 ईस्वी में, 34-35 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं और बहादुर शाह के
बीच में आक्रमण होता है, लेकिन आक्रमण हो नहीं पाता क्योंकि बहादुर सबसे पहले ही डर के भाग जाता है। तो बस इतना याद रखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं इसमें। देखिए चुनार पे फिर से एक बार चुनार का यहाँ पे द्वितीय अभियान होता है 1537 ईस्वी में। ये क्यों होता है? क्योंकि जो शेर खां है वो चाहता है कि अब हुमायूं तो अपना पूरा साम्राज्य बढ़ा ही रहा है, प्लस जो शेर खां है वो क्या है, कहीं ना कहीं एक तरीके से कमजोर पड़ गया। पहले भी हुमायूं से उसको संधि करना पड़ा, है ना। तो वो चाहता है कि थोड़ा सा अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए और आगे बढ़ करके अपना भी एक मजबूत होना चाहता है, अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, शेर खां जो है 1537 ईस्वी में ये बंगाल पे आक्रमण करता है, ठीक है। और बंगाल में उस समय गयासुद्दीन महमूद शाह का शासन रहता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि गयासुद्दीन जो है वो एक तरीके से हुमायूं को चिट्ठी लिखता है कि यहाँ पे जो आक्रमण है, आक्रमण होने से बचाए हम लोगों, यानी कि हमारी सहायता करे, ठीक है। हुमायूं को ये एक खत लिखता है, लेकिन हुमायूं जो है उसका सहायता नहीं करता है। और शेर खां फिर उसको, ये जो बंगाल का क्षेत्र है वो जीत लेता है। लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद, यानी कि 6 महीने के बाद ही अगर हम लोग बोले, तो फिर जो हुमायूं है वो फिर से शेर खां के ऊपर एक तरीके से सैन्य अभियान चला देता है। और उसमें क्या करता है कि पूरा ये जो चुनार से लेकर के वो तो जीतता ही है, प्लस ये जो बंगाल को जो ये गयासुद्दीन से जीता था शेर खां, उसको भी ये जीत लेता है। तो यहाँ पे कोई संधि वगैरह नहीं होता शेर खां के साथ, डायरेक्टली वो पूरा साम्राज्य, साथ ही साथ जो बंगाल का क्षेत्र है अब उसमें भी हुमायूं का ही पूरा अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में हुआ, और इसमें जो है हुमायूं और शेर खां के बीच में यहाँ पे संघर्ष हुआ, हुमायूं का आक्रमण हुआ। तो चुनार के पूरा किला को जीतते के साथ साथ जो है ये चुनार के द्वितीय अभियान में, पहले में तो केवल संधि हुआ, दूसरे में पूरा चुनार का किला भी जीता हुमायूं, प्लस साथ ही साथ पूरा बंगाल का क्षेत्र भी जीत लिया, ठीक है। तो ये इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं इसी में। एक मिनट देखते हैं, शायद टच हो गया। चलिए देखते हैं, ये चुनार, ये हो गया चुनार का द्वितीय अभियान। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे चौसा का युद्ध, ठीक है। ये 1539 ईस्वी में हुआ, चौसा का युद्ध, ठीक है। ये किसके बीच हुआ? शेर खां और हुमायूं के बीच में। फिर से यहाँ पे शेर खां देख रहे हैं यहाँ पे कितने बार मतलब हारने के बाद से, इतना कमजोर होने के बाद से, ठीक है, उसके बाद भी वो हार नहीं मान रहे। तो यहाँ पे फिर से चौसा का जो युद्ध होता है वो फिर से शेर खां और हुमायूं हुमायूं के बीच में होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए हम लोग अभी अभी जस्ट इससे पहले हम लोग देखे थे कि जो शेर खां है, ठीक है, शेर खां के साथ फिर से एक बार युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद से ये पूरा ये जो बंगाल का क्षेत्र है, ये बंगाल का पूरा क्षेत्र को हुमायूं जीत लेता है, ठीक है। जीतने के बाद से क्या होता है, ये अब ऐसे इधर से करके फिर से मतलब अपना एक तरीके से जाते रहता है। यहाँ पे है चौसा, ये देखिए चौसा अगर दिख रहा होगा तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको दिख जाए तो और अच्छी बात है। ये है चौसा, चौसा का ये क्षेत्र है, ठीक है। और यही क्षेत्र गंगा का भी ये पूरा ऐसा बहाव क्षेत्र है, ये सब है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाते समय बिहार, ये जो चौसा है, चौसा यानी कि मान के चलो जो बिहार का पूरा क्षेत्र है, ये तो शेर खां का यहाँ पूरा एरिया है। शेर खां अच्छे से जान रहा है कहाँ का स्थिति कैसा है, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो वो उस समय क्या है, बरसात के समय जो है हुमायूं जो है अपने सेना के साथ वापस लौटते रहता है, ठीक है, वापस जाते रहता है। अब बरसात के समय शेर खां को अच्छे से समझ में आता है कि बिहार का नेचर क्या है, और बिहार में अभी भी देखेंगे बहुत ज्यादा बाढ़ आया रहता है। तो गंगा में उस समय बहुत ज्यादा बाढ़ चल रहा था, तो उस समय क्या होता है कि ये उसका फायदा उठा करके शेर खां जो है हुमायूं पे आक्रमण कर देता है। अब वहां पे आक्रमण करने के बाद से जो है हुमायूं के पास जगह नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये चौसा का युद्ध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हुमायूं के जो शासक हैं या हुमायूं की जो पूरा सेनाएं हैं, ठीक है, वो सब भी एक तरीके से पूरा बिखर जाते हैं। कई लोग तो गंगा और कर्मनाशा नदी ये दोनों में कूद जाते हैं, डूब के मर जाते हैं, इस तरीके से होता है। खुद हुमायूं भी गंगा में कूद जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये गंगा में कूद जाता है। और मतलब यहाँ एक तरीके से क्या हुआ कि शेर खां को युद्ध लड़ने का ही जरूरत नहीं पड़ा। समझ रहे हैं क्लाइमेट का कितना बढ़िया से ये फायदा उठाता है। और हुमायूं जो कि उसका इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना साम्राज्य है, उसके बाद भी उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं पराजित कर देता है, ठीक है। तो खुद हुमायूं भी गंगा में कूद जाता है, लेकिन निजाम करके एक भिश्ती रहता है, भिश्ती यानी कि एक तरीके से नाव चलाने वाला, ठीक है, तो वो उसको डूबने से बचाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हुमायूं कूद तो जाता है लेकिन वो बच जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो शेरशाह है वो मजबूत हो जाता है। वो एक तरीके से वो इस चीज को तो जीत ही गया ना, चौसा का जो युद्ध है, लड़ाई हो या ना हो वो जीत गया, है ना। तो इसकी खुशी में जो है ये चौसा के युद्ध को जीतने के बाद से जो शेर खां है वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो यहाँ से अब एक प्रश्न आता है कि चौसा का युद्ध, ठीक है, किन दो शासकों के बीच हुआ, ठीक है। या फिर इस तरीके से प्रश्न बनता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न भी बना है, हम लोग देखेंगे अभी कि शेर खां जो है वो किस युद्ध के बाद से शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह सूरी इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो वो किस युद्ध के बाद से इस तरह का उपाधि धारण करता है, ठीक है, यानी कि शेर शाह की उपाधि धारण करता है। तो वो जो युद्ध है वो है चौसा का युद्ध, ठीक है, याद रहेगा। चौसा कहाँ पे है, यहाँ पे बिहार का ये जो क्षेत्र है चौसा दिख रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, चौसा का युद्ध सबसे पहले 1539 ईस्वी किसके बीच में, शेर खां हुमायूं के बीच में। कौन सा क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, ठीक है। और इस युद्ध को कौन जीता, शेर खां। शेर खां जीतने के बाद से इसी चौसा का युद्ध के बाद से शेर शाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। चौसा का युद्ध यहाँ पे देखेंगे कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, चौसा का युद्ध से किसने चौसा के युद्ध, ठीक है, युद्ध का सन छोड़ देते हैं, युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आया है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी या शेर खां। तो हो सकता है कि अगला यहाँ से प्रश्न बन जाए कि जो शेर खां है या शेर शाह सूरी है वो किस युद्ध के बाद से जो अपना उपाधि है शेर शाह का या शेर शाह उपाधि, ये किस युद्ध के बाद धारण करता है। तो हो सकता है इस तरीके से प्रश्न बने आने वाले एग्जाम में, तो आप ध्यान रख सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कन्नौज या विलग्राम का भी युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। 6-7 युद्ध हुए हैं, ठीक है, इसको हम लोग अभी मैं समृद्ध तरीके से भी आपको बताऊंगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़ते चलो आगे। और जो जो इम्पोर्टेंट बातें जिनको मैं हाईलाइट करूं उसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, ठीक है। उसमें जो है फिर से यहाँ पे शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। और फिर से यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्टोरी क्या है कि जब गंगा में कूदने के बाद से, ठीक है, शेर शाह या फिर शेर खां जो है वो क्या है, अब तो उपाधि धारण कर ले तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि शेर शाह, ठीक है, शेर शाह सूरी। तो जो शेर शाह है वो क्या करता है, उसको लगता है कि अब ये तो पूरा इसका साम्राज्य और खुद हुमायूं भी समाप्त हो गया, है ना। तो इस तरीके से वो फिर अपना उपाधि वगैरह धारण करके अपना पूरा शासन वगैरह मजबूत करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद से फिर उसको पता चलता है कि हुमायूं जो है वो बच गया है और अपने फिर से कुछ शासकों को लेकर के फिर से वापस आ रहा है। तो फिर जब फिर से वापस अपने क्षेत्र में जाता है, दिल्ली की ओर आगे बढ़ता है, तभी जो है ये शेर शाह जो है वो फिर से कन्नौज में रोक लेता है।
कन्नौज में रोकने के बाद से फिर से हुमायूं और शेर शाह के बीच में फिर से एक युद्ध होता है, लेकिन वहां पे अब हुमायूं पूरी तरीके से कमजोर है, इसके भाई भी कोई भाई लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि ये कितना उदारता के साथ सभी भाइयों में अपना साम्राज्य भी बांट दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर हुमायूं जो है फिर से यहाँ पे कमजोर पहले से ही हो गया है। उसके बाद से क्या है कि ये पराजित हो जाता है, यानी कि कन्नौज का जो युद्ध है उसमें किसका पराजय हुआ, कौन पराजित हुआ, हुमायूं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पराजित हो जाता है। और इसके बाद से फाइनली जो है शेर शाह सूरी या फिर शेर शाह या फिर शेर खां जो है वो आगरा और दिल्ली का जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि पूरा शासन जो है, हुमायूं का पूरा शासन जो है वो यहाँ पे शेर शाह सूरी छीन लेता है। ठीक है, यानी कि उसको पराजित करने के बाद से पूरा कंट्रोल जो है वो शेर शाह सूरी के पास आ जाता है, शेर शाह के पास आ जाता है। इसके बाद से एक तरीके से यहाँ पे हुमायूं का जो शासन है वो समाप्त हो गया, है ना। लेकिन फिर से हुमायूं का शासन शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे तो पराजित हुआ हुमायूं, लेकिन उसके बाद से कुछ समय के बाद से थोड़ा सा रुक करके फिर से हुमायूं यहाँ पे आक्रमण करेगा और फिर से जीतेगा अपने साम्राज्य को। हम लोग देखते हैं अभी आगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसीलिए ये कहते हैं ना कि पूरे मुगल साम्राज्य में शासन काल में हुमायूं ऐसा शासक है जो कि दो बार शासन करता है। ठीक है, एक बार पराजित भी होता है। देखिए हम लोग इसको अपने खुद अपने एग्जाम या फिर अपने संघर्ष से भी जोड़ सकते हैं। ये लोग भी कितने बार पराजित हुए, कितने बार धक्के खाए। ठीक है, बहुत बार ये लोग आक्रमण में असफल हुए, पराजित हुए, फिर भी ये लोग लगातार प्रयास करके आगे बढ़ते हैं और फिर से अपना जो साम्राज्य है उस पे अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमारा हम भी इस तरीके से अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी हो सकते हैं इनका जो स्टोरी है उसको पढ़ करके। चलिए देखते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, ये जो कन्नौज का जो युद्ध है वहां से भी प्रश्न बना हुआ है। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, ये सीडीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को भी ध्यान रखेंगे प्लस प्रश्न किस तरीके से बन रहा है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये बिलग्राम या कन्नौज, ठीक है, तो इस तरीके से भी इसमें ऑप्शन बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप जो कन्नौज का जो युद्ध है उससे आप समझ गए कि यहाँ पे क्या होता है। एक तरीके से कुछ समय के लिए जो हुमायूं का जो शासन काल है वो बीच में समाप्त हो जाता है। ठीक है, हुमायूं देश से बाहर चला जाता है ऐसा नहीं है। ठीक है, वो राजस्थान का क्षेत्र, सिंध का क्षेत्र में ही रहता है, रुका रहता है। हम लोग आगे अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन स्टोरी क्या है, थोड़ा सा कहानी के तरीके से बताने में अच्छा लगता है, समझ में आता है ना, थोड़ा लंबे समय तक याद भी रहता है। तो इस तरीके से उसका एक बार शासन काल समाप्त हो गया, है ना। दूसरी बार फिर से वो शासक बनेगा, अभी अभी फिर से अपना साम्राज्य जीतेगा, देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे हुमायूं का निर्वासन काल। ठीक है, इसके बीच में क्या क्या होता है और ये इसका निर्वासन काल का समय क्या होता है। देखिए 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक। ठीक है, यानी कि 15 साल, समझ रहे हैं आप। 15 साल तक अपने आप को किस तरीके से मैनेज करके रखा होगा हुमायूं। आप मतलब उस समय का कल्पना भी करेंगे ना तो थोड़ा सा क्या अटैच होकर के पढ़ने में अच्छा लगता है, फीलिंग्स उसमें आना चाहिए, है ना। 15 साल तक मतलब अपने साम्राज्य के लिए इंतजार किया एक तरीके से, ठीक है, अपने आप को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये 15 साल के बीच में ये भी होता है कि जो शेर शाह सूरी है उसका भी पूरा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाता है। ठीक है, और इसके आते तक जब वापस फिर से ये जब युद्ध करके जाता है तब तक जो शेर शाह का जो शासन काल है उस समय है वो तक तब तक युद्ध करने के लायक ही नहीं रहता, समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब आगे कि हुमायूं का जो निर्वासन काल है वो उसके बीच में क्या होता है। हुमायूं जो है 3 वर्ष तक, ठीक है, ये राजस्थान सिंध में रहता है और इसी बीच में ये 1541 ईस्वी में, ठीक है, हमीदा बानो हमीदा बानो से ये विवाह करता है। ठीक है, हमीदा बानो जो है ये शिया मौलवी
अली अकबर जामी की पुत्री रहती है, ठीक है। तो इससे हुमायूं का विवाह होता है, कौन? हमीदा बानो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्या है, आगे चल करके ये मतलब अकबर, ठीक है, इन्हीं का पुत्र होता है ना। तो अब ये माँ हो गई हमीदा बानो, ठीक है, पिता हो गया हुमायूं। तो थोड़ा सा ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकबर के कारण से। अब देखते हैं आगे 15 अक्टूबर, ठीक है, 1542 में अमरकोट में, ठीक है, अमरकोट में ये राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो जो है, यानी कि उसका एक पुत्र होता है, हुमायूं का एक पुत्र होता है इसका मतलब, ठीक है। क्या नाम से? ये जो अकबर है इन्हीं का पुत्र होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अकबर का जन्म होता है, तो हम लोग अकबर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि निर्वसन काल में क्या हुआ, जो हुमायूं है वो यहाँ पे शादी करता है हमीदा बानो से, और फिर इनका एक पुत्र होता है जो कि अकबर के नाम से जाना जाता है इतिहास में, ठीक है। आगे देखते हैं 1543 ईस्वी में हुमायूं जो है ईरान चला जाता है इसी के बीच में, ठीक है। और यहाँ का जो शासक है, ईरान का शासक शाह ये तहमास्प, ठीक है, तहमास्प, तहमास्प, ठीक है। देख लेंगे थोड़ा सा उच्चारण में। बाकी आप स्टोरी को समझते हैं यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आप वैसे भी 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो ईरान जाने के बाद से ईरान का शासक, ठीक है, तहमास्प, इसके साथ मिल करके फिर से एक बार उसकी सहायता के साथ आगे बढ़ता है, और फिर से अपने क्षेत्र भारत में ये आता है और अपने ही खुद भाइयों को, ठीक है, भाइयों को पराजित करता है, और काबुल और कंधार का जो क्षेत्र है जो इनको दिया था उनसे फिर से ये वापस जीत लेता है, ठीक है। अब यहाँ से जीतने के बाद से यहाँ पे फिर से इसका शासन धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, जो जो इसका पूरा छीन गया था वो सब अब स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे अब पहला युद्ध लड़ेगा वापस आने के बाद से, ठीक है, 1555 ईस्वी में, ठीक है। क्या है? मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये पुनः जब फिर से अपने आप को स्टेबल करके फिर से ये आगे बढ़ता है, युद्ध लड़ता है, अपना साम्राज्य फिर से स्टार्ट करने का शुरुआत करता है ना, उस समय का ये पहला युद्ध है इसका, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, 1555 ईस्वी में, ठीक है। ये जो युद्ध है ये हुमायूं और अफगान शासक जो है इब्राहिम सूर, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। और यहाँ पे जो है हुमायूं जो है वो विजयी होता है। तो अगर इस तरीके से अभी आगे चल करके कभी भी इस तरीके का प्रश्न बना तो आप याद रखेंगे मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है उसमें किसके बीच में हुआ, इब्राहिम सूर और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ। कब हुआ? तो 1555 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, बस लास्ट है अब। सर हिंद का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर हिंद का युद्ध हुआ यहाँ पे 1555 ईस्वी में। ये युद्ध जो होगा ये हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में होगा, ठीक है। और इसी के बाद से पूरा साम्राज्य जो है सिकंदर सूर के उस समय वो भी पूरा कब्जा करके रखा था, तो इससे युद्ध किया हुमायूं, और फिर से पूरा अपना जो साम्राज्य है वो फिर से अपना शासन में ले लेता है हुमायूं, ठीक है। कब? 1556 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका शासनकाल 2 बार चालू होता है, 2 बार आता है हुमायूं का। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लास्ट इसका जो युद्ध हुआ सरहिंद का युद्ध, कब हुआ? शासनकाल 1555 ईस्वी में हुआ ये युद्ध। ये इसमें इस युद्ध में कौन दो लोग थे? हुमायूं और सिकंदर सूर, ठीक है। विजयी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे कि किस युद्ध के बाद से हुमायूं जो है वो पुनः अपने साम्राज्य को स्थापित करता है या हासिल करता है। तो ये कौन सा युद्ध है? सरहिंद का युद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि उसके बाद से कुछ समय कुछ दिनों के बाद ही जब ये सारा चीज हो जाता है, अपने फिर से साम्राज्य को वापस हासिल कर लेता है, उसके बाद से हुमायूं जो है वो दीन पनाह भवन में, ठीक है, पनाह भवन के अंतर्गत पुस्तकालय रहता है, उन पुस्तकालयों से फिर ये पुस्तकालयों के सीढ़ी से उतरते समय क्या है उसका पैर फिसलता है और ये
गिर जाता है और इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। ठीक है, तो यहाँ तक उसका समय शासन काल रहता है। ठीक है, आगे हम लोग और देखेंगे, बस एक दो पॉइंट और है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न बना हुआ है, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ी गई सरहिंद की युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था। ठीक है, तो अभी इस तरीके से प्रश्न बना है, आगे चल करके हो सकता है कि इसी सरहिंद के युद्ध से प्रश्न आगे चल करके ऐसा बने। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग सोचे ना कि उसके बाद से ये जो सरहिंद का युद्ध है, इसी के बाद से हुमायूं को जो है फिर से उसका साम्राज्य वापस मिल जाता है, तो इस तरीके से कोई सा भी प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभी तक का जितना भी हम लोग युद्ध पढ़े वो थोड़ा क्या है, दिमाग घूमने लगता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करेंगे और थोड़ा सा उसको एक साथ देखते हैं। ठीक है, एक साथ देखते हैं, सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, तब अच्छे से और क्लियर होगा, क्योंकि याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक ही शासक के अंतर्गत हम लोग को 7-8 अगर युद्ध पढ़ना पड़ रहा है तो दिमाग तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो इसके कारण से थोड़ा सा इसको ध्यान रखते हैं। ठीक है, कालिंजर का आक्रमण। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले कालिंजर का आक्रमण देखेंगे। इसमें इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो है हुमायूं का सबसे पहला सैन्य अभियान था ये। ठीक है, सैन्य अभियान के अंतर्गत कालिंजर का जो शासक है, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, और जो अपना हुमायूं है वो, ये दोनों के बीच में हुआ कालिंजर का आक्रमण, जिसमें कि 1531 ईस्वी के बीच में हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से देखते हैं दूसरा, पहला हम लोग कालिंजर का देख लिया, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे दोहरिया का युद्ध। ये कब होता है, 1532 ईस्वी के बीच में होता है। ठीक है, उस समय अब यहाँ पे होगा कि हुमायूं रहेगा, हुमायूं के बाद से महमूद लोदी। ठीक है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में होगा युद्ध, और यहाँ पे क्या होता है, महमूद लोदी जो है वो पराजित हो जाता है। ठीक है, ये इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद से आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पहला जो सैन्य अभियान है ना, कालिंजर का सैन्य अभियान, यहाँ पे एक तरीके से पराजित हम मान सकते हैं, लेकिन रियल में इन दोनों में क्या होता है, संधि हुआ है ना। कालिंजर का जो शासक है ये प्रताप रुद्रदेव, वो क्या करता है, हुमायूं से संधि कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि संधि हुआ था केवल, है ना। उसके बाद से दोहरिया का युद्ध में जो है महमूद लोदी यहाँ पे पराजित होता है। ठीक है, उसके बाद से चुनार का प्रथम घेरा होता है, कब, यहाँ पे शेर खां अब आता है, तो ये 1532 ईस्वी में होता है शेर खां के साथ हुमायूं का। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों फिर से संधि कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका भी जो पूरा घेरा है उसको इसका इसका जो किला है उसको पूरा घेर लेता है, और सेम ऐसी जो जो पहला सैन्य अभियान के साथ हुआ था। ठीक है, शेर खां के साथ ये फिर से युद्ध नहीं करता उस तरीके से और संधि कर लेता है, तो शेर खां यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर होता है, इसके कारण से हुमायूं के साथ संधि कर लेता है। तो हम लोग अभी क्या देखे, कालिंजर का आक्रमण देखे, उसके बाद से दोहरिया का युद्ध देखे, उसके बाद से चुनार का प्रथम घेरा देखे। ठीक है, उसके बाद से अगला देखते हैं हम लोग मालवा और गुजरात का अभियान। ठीक है, इसी के बाद से मालवा और गुजरात का अभियान होता है, तो इसमें ये कब होता है, 1534 ईस्वी से लेकर के 1535 ईस्वी के बीच में ये होता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखे हैं कि जो बहादुर शाह है वो क्या करता है, युद्ध से पहले ही वो भाग जाता है डर के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हुमायूं जो है वो पूरा गुजरात का पूरा क्षेत्र यहाँ पे जीत लेता है। जीतने के बाद से अस्करी, अपने अस्करी उसका भाई का नाम है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसका वहां का सूबेदार बना देता है। लेकिन समझ रहे हैं ना, एक आक्रमण करने वाला खुद जो शासक है, जो अपनी रणनीतियों से किसी क्षेत्र को जीता है, उसका प्लानिंग अलग रहेगा, और किसी को नॉर्मली समझ रहे बिना कुछ किए अगर उसको कोई चीज मिल गया है तो वो सही से उसको संभाल नहीं पाएगा। तो अस्करी के साथ भी ऐसे ही होता है, अच्छे से वो कानून जो व्यवस्था है उसको वो संभाल नहीं पाता है, और फिर से यहाँ पे बहादुर शाह आता है और उस पर आक्रमण करके फिर से अपना जो गुजरात का पूरा क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लेता है।
तो ये मालवा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे फिर से देखते हैं कि जो चुनार का जो क्षेत्र है, उस पे फिर से युद्ध करता है हुमायूँ, ठीक है? फिर से आक्रमण करता है और इस बार ये संधि नहीं करता, इस बार क्या करता है, पूरा शेर खां को पराजित करता है और जो चुनार का किला है उसको तो जीतता ही है, साथ में क्या है, बंगाल का भी पूरा क्षेत्र जीत लेता है। हम लोग यहाँ पे देखे थे विस्तार से जब पढ़ रहे थे, तब हम लोग देखे थे कि जो शेर खां है वो पहले तो एक बार क्या है, कमजोर होने के कारण से हुमायूं के साथ संधि किया है। अब शेर खां भी चाहेगा ना कि धीरे धीरे अपना जो शासन है वो मजबूत हो। देखिए पहले के जो राजा थे वो लोग भले एक दूसरे से संधि कर ले, लेकिन उन दोनों की अपनी मानसिकता होती ही थी कि उनका अपना जो साम्राज्य है वो दिखना चाहिए, ठीक है, उनका प्रभाव दिखना चाहिए। अब जो यहाँ पे जो शेर खां है, वो शेर खां जो है वो पहले से ही अपने आप को पराजित तो महसूस कर ही रहा होगा, तो वो चाहेगा ना कि अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करे। तो उसी समय फिर वो बंगाल पे आक्रमण करता है और बंगाल पे जीत लेता है, बंगाल को जीत लेता है, क्योंकि हुमायूं क्या उसको ये सहायता नहीं करता है, ठीक है, हुमायूं जो है सहायता नहीं करता है, उसको जीतने देता है। लास्ट में 6 महीने के बाद से क्या करता है, खुद हुमायूं जो है शेर खां के ऊपर आक्रमण करता है, उसका पूरा किला तो जीतता ही है, बंगाल का पूरा क्षेत्र भी जीत लेता है। तो इस तरीके से ये चुनार का द्वितीय अभियान 1537 ईस्वी में हम लोग देखे। उसके बाद से आगे हम लोग देखे चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध देखे, चौसा का युद्ध में हम लोग देखें कि शेर खां और हुमायूं के बीच में यहाँ पे फिर से युद्ध हुआ। और ये युद्ध कब हुआ, जब हुमायूं जो है वो बंगाल का पूरा क्षेत्र को जीत करके वापस आ रहा था, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में आया, तब तक बरसात का समय था। शेर खां वहां का पहले से शासक है ना, तो वो जान रहा है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बाढ़ आ रहा है। बाढ़ की स्थिति में कहीं ना कहीं अब वहां का, ठीक है, वहां का जो क्षेत्र है उसको शेर खां अच्छे से जान रहा है, जो जहाँ पे रहता है उस जगह को अच्छे से जानता है। शेर खां अच्छे से प्लानिंग किया और हुमायूं को वहां पे क्या किया, पराजित कर दिया। हुमायूं के बहुत सारे शासक जो थे वो लोग भी गंगा नदी में कूद गए, ठीक है, हुमायूं खुद कूद गया। तो इस तरीके से जो शेर खां है वो कहीं ना कहीं बिना युद्ध लड़े ही जीत गया, ठीक है। लेकिन किस्मत से फिर क्या होता है कि हुमायूं जो है वो हुमायूं जो है वो बच जाता है, उसको किसी तरीके से यहाँ पे किस्मत हम लोग जैसे बोलते हैं, तो वो बच जाता है, ठीक है। मामला लास्ट बात यही है कि वो बच जाता है, ठीक। बचने के बाद से फिर क्या करता है, फिर से वापस अपने दिल्ली आगरा के क्षेत्र में जाता है, अपने साम्राज्य में जाने का प्रयास करता है। लेकिन उसके बाद से शेर शाह सूरी जो है वो तो अपना बदला लेगा। यहाँ पे क्या किया वो, ठीक है, वो तो पहले ही इसको कमजोर कर ही दिया है। अब इसके पास, और वो कमजोर पहले से, हुमायूं तो पहले से कमजोर ही है ना। अब उसको पता चलता है कि अ, जो हुमायूं है उसकी मृत्यु हुई नहीं। और शेर शाह सूरी जो है चौसा का युद्ध जो है जिसमें गंगा में कूद गया, ये चौसा का युद्ध होने के बाद से हुमायूं जो है गंगा नदी में बह करके वो उसका साम्राज्य समाप्त हो गया, खुद भी समाप्त हो गया। इस खुशी में वो शेर शाह की उपाधि भी धारण कर रहे हैं। लेकिन फिर उसको पता चलता है कि हुमायूं तो अभी जिंदा है। तब वो फिर क्या करता है, कन्नौज का वीलग्राम युद्ध फिर से 1540 ईस्वी में हुमायूं के साथ करता है। हुमायूं तो फिर भी यहाँ पे कमजोर ही है ना, कितना भी है तो कमजोर है। तो फिर से यहाँ पे हुमायूं जो है वो पराजित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये लास्ट है, कन्नौज का युद्ध होता है। इसके बाद से क्या होता है कि जो हुमायूं को जो शासन है यहाँ से समाप्त हो गया पहली बार, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद से शेर शाह सूरी जो है वो आगरा और दिल्ली का पूरा क्षेत्र, मतलब पूरा हुमायूं का पूरा साम्राज्य हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, उसको पूरा जीत लेता है, ठीक है। उसके बाद से फिर बीच में थोड़ा सा गैप आता है, ठीक है, जिसमें हुमायूं जो है शादी करता है, प्लस इसका पुत्र होता है अकबर। उसके बाद से धीरे से फिर ये एक बार ईरान जाता है, ठीक है, ईरान में अपना जो एक तरीके से फ्रेंड या फिर सभी जो भी वहाँ के जो शासक हैं
उनसे वो सहायता लेने के बाद से फिर से वापस आता है और अपने ही भाइयों को हरा करके काबुल वगैरह का क्षेत्र थोड़ा-सा जीत करके थोड़ा मजबूत होता है। और फिर आगे बढ़ता है तो सबसे पहला युद्ध करता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में, ठीक है? इस समय जो है हुमायूँ और अफ़गान का शासक जो है इब्राहिम सूर, इसके बीच में होता है, ठीक है? अब तो हुमायूँ अपने आप में कॉन्फिडेंस आ ही गया है। तो यहाँ पे इसको युद्ध में हराता है और यहाँ से फिर से एक बार इसका शासन शुरू होता है। उसके बाद से लास्ट इसका युद्ध है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में करता है, ठीक है? किसके बीच में हुआ? हुमायूँ और सिकंदर सूर के बीच में हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे जो है सिकंदर सूर पराजित होता है और लास्ट फाइनली जो है हुमायूँ फिर से अपना साम्राज्य को जीत लेता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये मुगल काल के अंतर्गत जो हुमायूँ का जो कहानी है ना? मतलब अपने ही शासन काल में हुमायूँ का पूरा जो शासन काल आप देख रहे हैं कि 2 बार शासक बना, हम लोग इसको 2 बार मानते हैं, ठीक है? तो जो युद्ध हुए हैं यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, कुछ-कुछ बातों को दिमाग में अटका कर के याद रखेंगे, जैसे कि चौसा का युद्ध हुआ था, उस समय क्या चल रहा था, चौसा का मैप दिखाया। मैप दिखेगा कि हाँ, बिहार में है मतलब समझ लेना कि गंगा नदी बह रही है और उसी में वो कूदा है। तो वो युद्ध हुआ यहाँ पे शेर खां के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख लिए थे कि गुजरात का जो बहादुर शाह था, बहादुर नाम था लेकिन बहादुर वाला काम नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख लिए, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कालिंजर का जो प्रथम आक्रमण जो सैन्य अभियान होता है, ये जो है हुमायूँ का पहला सैन्य अभियान है। तो हम लोग को याद थोड़ा-सा दिमाग में कुछ ना कुछ बात अटका के याद रखेंगे, ठीक है? तो याद रहेगा। तो ये हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं चलिए अब। बस ये लास्ट है, 2 मिनट और लगेगा, हम लोग इसको खत्म कर देंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं हुमायूँ के बारे में, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, हम लोग देखेंगे उसको। ये लेनपुल जो है, लेनपुल ये राइटर ये खुद कहते हैं, ठीक है, कि हुमायूँ जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये लिखता है लेनपुल जो है। तो इसका मतलब ये है कि आप हुमायूँ का जीवन काल भी देख रहे हैं कि जैसे ही उसका शासन काल आता है, स्टार्ट होता है, लगातार युद्ध चलता है इधर-उधर ऐसे युद्ध चलते हुए लास्ट में क्या करता है कि गंगा नदी में गिर जाता है यानी कूद जाता है। तो वो कहीं न कहीं लुढ़क गया टाइप से ऐसा हुआ, है ना? साम्राज्य भी इसका बिखर रहा है। फिर आया, फिर युद्ध किया, फिर युद्ध जीतने के बाद फिर सीढ़ी से गिर गया। तो इस तरीके से ये इन्होंने लिखा है कि हुमायूँ जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है? आगे देखते हैं। हुमायूँ नामा, ठीक है? हुमायूँ नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। गुलबदन बेगम कौन है? तो हुमायूँ की बहन है, ठीक है? जो हुमायूँ है वो ज्योतिषी में भी विश्वास रखता था, ठीक है? इसलिए वो सप्ताह में 7 दिनों में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। हर दिन अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रंग का कपड़ा पहनता था। हो सकता है ये थोड़ा-सा विशेष है इसके बारे में, तो यहाँ से प्रश्न आ जाए ऐसा हो सकता है, ठीक है? अनुमान है। हुमायूँ का मकबरा, ठीक है? तो हुमायूँ का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है? हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में है और इस मकबरे का जो वास्तुकार है उसका नाम है मिराक मिर्जा घियास, ठीक है? याद रखेंगे। देखते हैं प्रश्न यहाँ से किस तरीके से पूछा गया है। सरहिंद का युद्ध के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि ये हुमायूं नामा किसने लिखा था, ठीक है? और ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा देना था। चलिए देखते हैं, हम लोग प्रश्न देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? देखिए यहाँ से ये 3 बार प्रश्न 2 ही बार का यहाँ पे एंट्री है। एसएससी 2020 और आरआरबी 2021, ठीक है? एकदम नया प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है? हुमायूं नामा किसने लिखा था? याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? गुलबदन बेगम कौन है? ये हुमायूं की बहन है, ठीक है?
देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इस तरीके से हम लोग को प्रश्न जो पूछा जा रहा है, साथ साथ ही मैं प्रश्न भी आपको इसलिए ऐड करके रखा हूँ क्योंकि आप समझ सकें कि किस तरीके से प्रश्न बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है हुमायूं के बारे में हम लोग सारा चीजों को अच्छे से समझ गए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं। जिनको भी अगर इससे पहले पिछला जो वीडियो है उसको भी देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वहां से बाबर का जो मुगल काल है, सबसे पहले बाबर के बारे में स्टार्ट होता है, तो हम लोग पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो है हुमायूं के बारे में सारी चीजें कंप्लीट हो गई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले शासक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।